there everyone. Welcome to the video lecture series on Taylor and Lorentz series in complex analysis. I am Mayur Gohil. In this video lecture we shall be taking up the following question. Now this question I shall be explaining in Hindi. So let us see the explanation how to solve this question. तो ये जो सवाल है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमें जो दिया गया है वो है फंक्शन एफ ऑफ जेड है इक्वल टू 1/z+1 टाइम्स z+3 और इसकी हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये 4 रीजन में निकालनी है। तो कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 जो होता है हमेशा याद रखिए कि हमारा स्टेप नंबर 1 फंक्शन जब दिया है इस तरीके का तो हमें स्टेप नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होता है फंक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सो सॉल्व फॉर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढते हैं। तो देखिए कैसे करा जाता है ये। हम यहाँ लिखते हैं ये जो फंक्शन है इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z+1 टाइम्स z+3। इस तरीके से ये फंक्शन लिख लिया है। अब हम करेंगे कंसीडर जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ जेड अब मत लीजिए, जो RHS है उसका वो लीजिए, यानी 1/z+1 z+3 लेने के बाद a/z+1 लिखेंगे, फिर b/z+3 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है LHS में उसका फैक्टर्स जो भी है वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ओके, उसके फैक्टर्स डिस्टिंक्ट है या आप उसको बोलिए कि रूट्स उसके डिस्टिंक्ट है। तो रूट्स उसके डिस्टिंक्ट होने के कारण आपको यहाँ पर a और b करके दो अलग अलग कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ले लीजिए इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू ये जो LHS में जो 1 है न्यूमरेटर पे वो इक्वल हो जाएगा a टाइम्स z+3 और b टाइम्स z+1 के। इस इक्वेशन को मैं 2 नाम दे देता हूँ। अब मुझे इस इक्वेशन 2 में अच्छे से कोई वैल्यूज डालनी पड़ेगी जिससे मेरा आंसर जल्दी से ए और बी के लिए आ जाए। तो यहाँ पर आप जो मन में आए वो वैल्यू डाल सकते हैं, पर एक स्मार्ट तरीका ऐसा है कि z+3 को जल्दी से 0 बना दीजिए। तो z+3 को 0 हम तब बना सकते हैं जब z की वैल्यू -3 हो। तो हम यहाँ करेंगे पुट z इक्वल टू -3 इन 2। जैसे ही हम 2 में -3 डालेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू b टाइम्स -3+1। तो इसका मतलब हो जाता है 1 इज इक्वल टू b टाइम्स -2, यानी b की वैल्यू हो गई मेरे पास -12। और इसी तरीके से वापस 2 को देखिए, ये जो b वैल्यू अगर हम देख रहे हैं b के बाजू में है z+1, इस z+1 को हमें जल्दी से 0 बनाना है। तो हम करेंगे इसको, z की वैल्यू हम लेते हैं -1 डाल देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -1+3, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2a मिल जाएगा, जो देयरफॉर a इज इक्वल टू हाफ। तो a की वैल्यू हाफ आ गई और b की वैल्यू -12 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हमें मिलता है f ऑफ z इक्वल टू a हो गया है हमारा हाफ, तो a हाफ है और उसके नीचे है z+1
1, b हमारा -½ है तो ये -½ और 1/z+3। ओके, तो अब ये हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करें आगे, तो आगे हम जाएंगे और ये फॉर्मेट हमें बहुत ध्यान से रखना है। अब हमारे ये जो 3 केस है, पहले 3 और ये चौथा, अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला है पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद, इसे हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम केस बाय केस सॉल्व करते हैं, तो यही आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। या स्टेप नंबर 1 में जब आप पार्शियल फ्रैक्शन आ जाते हैं तो आप उसी हिसाब से उसको लेबल करते जाए और सॉल्व करें। तो स्टेप नंबर 2 जो है हमारा, वो होगा केस। केस को सॉल्व करना। अंडरस्टैंड केस, अंडरस्टैंड द रीजन्स। ये फिलहाल तो रीजन है, उसको अगर आप केसेस भी बोल रहे हैं तो चलेगा, कोई ये केस 1, केस 2, केस 3, पर ऐसे कोई फिक्स नहीं है। अंडरस्टैंड द रीजन्स ये बेटर नाम रहेगा। तो अभी हमारा केस क्या होने वाला है, पहला रीजन केस 1 जो दिया है उसमें वो कह रहे हैं mod z इज लेस देन 1। तो mod z इज लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर mod z 1 से कम है और वो 3 से भी कम है। तो इसका मतलब और एक हुआ कि mod z इज लेस देन 3 ऑल्सो। अभी आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ें अगर आपने कोई ऐसा इन्फरेंस या कोई ऐसा कंक्लूजन इस गिवन कंडीशंस में से निकाला है, तो आपको उस गिवन कंडीशन से सारी चीज़ें लेस देन 1 बनानी है। क्या याद रखना है? सभी चीज़ों को लेस देन 1 बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पर्पल कलर में लिख देता हूँ, मेक एवरीथिंग लेस देन 1। मेक एवरीथिंग लेस देन 1। ओके, तो ये लेस देन 1 बनाते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो मॉड z लेस देन 3 हुआ है, अभी इसको लेस देन 1 कैसे बनाया जाए? तो इसको लेस देन 1 इस तरीके से हम कर सकते हैं कि मॉड z अपॉन 3 इज लेस देन 1। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास दो पार्ट आ गए हैं। पहला पार्ट है ये जहां mod z इज लेस देन 1, और एक दूसरा पार्ट आया है mod z बाई 3 इज लेस देन 1। तो अब हम क्या करें? तो अभी हमें हमारे फॉर्मूलाज जो हमने वीडियो लेक्चर 1 में लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज के वहाँ देखे थे, वो हमें काम आएंगे। तो अभी देखिए, हमारा जो फंक्शन लिखा है इक्वेशन नंबर 3 में, उसे हम लेते हैं। एफ ऑफ जेड है हाफ। अभी ये जो 1/z+1 है, इसको मैं एक अच्छे से लिखता हूँ फॉर्मेट में 1/1+z, और -1/2 जो है इसे मैं लिखता हूँ एक 3+z। इसको जो दूसरा टर्म है -1/2 टाइम्स 1/z+3 जो है, इसे मैंने लिख दिया 1/3+z, इस तरीके से। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ऐसा क्यों लिखा है। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमने सभी चीज़ों को लेस देन 1 बना दिया। ओके, ये तो कंडीशन में से हुआ। अब कंडीशन में एक बात है जो वापस मैं लिखता हूँ। जो भी टर्म हमने लेस देन 1 बनाए हैं, वो सारे टर्म आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने होंगे, यानी कहीं ना कहीं उन्हें स्थापित करना होगा। तो अब देखिए कैसे होगा ये। कहीं ना कहीं जो मैंने कहा है अभी, तो एक्चुअली उसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, पर हम यहाँ पर हमारे लॉजिकली हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूलाज जो है उस पर हम ज़्यादा
डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। मैं एकदम इजी तरीके से आपको बताता हूँ वो कहाँ आपको सेटल करना है। तो देखिए, ये जो है हमने टर्म लाया मॉड z लेस देन 1, मॉड z लेस देन 1, और एक टर्म लाए मॉड z बाई 3 लेस देन 1, बराबर। तो अभी ये दोनों टर्म बिना मॉड के कैसे दिखेंगे? बिना मॉड के मॉड z दिखेगा z की तरह, और ये मॉड z बाई 3 दिखेगा z बाई 3 की तरह। तो अब आप देखिए, क्या z और z बाई 3 इस पूरे फ्रैक्शन में है क्या? हम देख सकते हैं कि पहले में z है, यहाँ पर z आ चुका है, पर यहाँ z बाई 3 नहीं है। ओके, ये दूसरा जो टर्म है यहाँ z बाई 3 नहीं है, तो यहाँ हम z बाई 3 ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे देखिए। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ z इक्वल टू 1/2 1 अपॉन 1 प्लस z माइनस 1/2 इंटू 1/3। मैं 1/3 जो है डिनोमिनेटर में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा मेरे पास 1 अपॉन z बाई 3। जब मैंने इस तरीके से किया, जब मैंने डिनोमिनेटर में से 3 बाहर लिया, तो ये डिनोमिनेटर का स्वरूप बदल गया है। वो क्या हो गया है? 1 प्लस z बाई 3। तो वो जो मॉड z बाई 3 आपने लिखा था, उसमें से हमने क्या कहा आपको? बिना मॉड का जो भी टर्म है उसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। तो वो क्या हो गया? अब ये आ गया है। तो अब हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1/2 1 अपॉन 1 प्लस z माइनस 1/6, और इसके बाद है ये 1 अपॉन 1 प्लस z बाई 3। अब आपको बहुत आसान होगा कि ये क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा बिल्कुल परेशानी नहीं होना है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, हमें इन दोनों टर्म्स का एक्सपेंशन मालूम है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला हमारे वीडियो लेक्चर 1 में देखा है कि 1/1 प्लस z का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है समेशन माइनस ऑफ 1 टू द पावर k z टू द पावर k गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, ये कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 1/1 प्लस z है उसको हम लिख देंगे ये फॉर्मूला के हिसाब से, बराबर। तो अब देखिए क्या होगा। तो हमारा आंसर आएगा f ऑफ z इक्वल टू 1/2 समेशन माइनस ऑफ 1 टू द पावर k z टू द पावर k गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, इस तरीके से हो गया। 1/6 को ऐसे ही रखें। अब ये जो 1/1 प्लस z बाई 3 है यहाँ पर, इसको आप देखें, ये इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल ये नीचे ब्लू कलर में जो फॉर्मूला लिखा है उसी के जैसा है। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ z शुड बी लेस देन 1। तो हमने बोला है, एक और एक कंडीशन हमने ढूंढा है यहाँ पर, मॉड ऑफ z बाई 3 इज लेस देन 1। तो z के जगह पे z बाई 3 सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम, तो यहाँ मिलेगा आपको -1/6, फिर मिलेगा समेशन -1 टू द पावर k z बाई 3 होल टू द पावर k गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। पर अब ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये उसी तरीके से आपको लिखना है। अब ये आपका आंसर आ गया है। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंशन या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर यहाँ पर राइट है। अब इसको आप थोड़ा समझिए।
स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, समेशन के जा रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। सेकेंड समेशन जो देख रहे हैं उधर भी के जा रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर आप देखें दोनों जगह z का पावर है k और यहाँ पर भी z का पावर k है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बनता है तो हमें करना चाहिए। अब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं हमने दोनों समेशंस लिख दिए हैं। इन दोनों समेशंस को लिखने के बाद हमें ध्यान देना है कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना है कि नहीं करना। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे समेशंस में दोनों z के पावर जो है, z का यहाँ पर पावर k है और सेकेंड वाले में भी z का पावर k है, और दोनों जगह k जो है 0 टू इन्फिनिटी रन कर रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं इसे कैसे आगे सॉल्व होगा। f ऑफ z जो है वो होगा, ये जो समेशन है इसको आप पहले बाहर लिख लीजिए, k इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ये आप तभी कर सकते हैं जब दोनों समेशन 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो तब। अगर कोई एक 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है तो आप नहीं कर सकते। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। जहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है तो ही आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो 1/2 था बाहर, इसे हमें अंदर लेना पड़ेगा समेशन के अंदर। तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, तो ये -1 टू द पावर k जैसे का तैसे वहीं रहने दो, और ये 1/2। ओके, ये 1/2 मैंने अंदर ले लिया है। अब ये z टू द पावर k एकदम बाहर चला जाएगा। इसे मैं एक बड़ा ब्रैकेट लास्ट में लिखता हूँ, या तो एकदम बड़े ब्रैकेट के पास लिख लेता हूँ। देखो z टू द पावर k हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये जो -1/6 है उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसे कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये जो -1 टू द पावर k है सेकेंड समेशन के अंदर, उसे हमें ध्यान देना है। तो उससे क्या होगा, वो -1 टू द पावर k वैसे का वैसे रहेगा। और अब ये जो 3 है, z/3 होल रेस टू k है, बराबर। तो ये जो 3 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, पर उसके पावर में k भी होगा। तो ये आपका टर्म आ गया है। और ये जो z टू द पावर k है दोनों न्यूमरेटर्स में से बाहर आ जाएगा, दोनों में वो कॉमन है। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है समेशंस के अंतर्गत, तो आपको ये समझना चाहिए। अब देखिए इसे आगे क्या किया जाएगा। अब ये जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है। इससे क्या मिला हमें, हमें इससे पता चला कि हमारा जो सीरीज है उसका जनरल टर्म क्या होगा। अभी ये सीरीज में सारे z के पावर पॉजिटिव रहने वाले हैं, बराबर। तो इस वजह से ये सीरीज लॉरेंट सीरीज के अंतर्गत टेलर सीरीज कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सारे पावर्स पॉजिटिव है, इसका कोई भी एनालिटिक, इसका कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, बराबर। एनालिटिक नहीं, प्रिंसिपल पार्ट। ये सारे पार्ट जो है ये पूरा एनालिटिक है, इसके पावर्स ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया है। अगर आप चाहो तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। टर्म्स अगर यहाँ पर आपका आंसर आप रोक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आप यहाँ तक आपके एग्जाम में लिख के आएंगे, आपको आपके टीचर को आपको फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये फाइनल आंसर मैथमेटिकली करेक्ट है। आप चाहे लंबे चौड़े सम्स का जो पूरा एक्सपेंशन लिखो या इतना ये सीरीज लिखो, दोनों बात बराबर ही है। मैं आपको दोनों मेथड से आंसर दे देता हूँ,
आपको जो आंसर पसंद आए वो लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, आप इसको एक्सपांड कर करके भी लिख सकते हैं, या ये जो हमने समेशंस यहाँ पर इसकी साइंस है उसे भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये कैसे आता है, ये आएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 जो था वो वहीं का वहीं रहेगा, और ये 1/1 प्लस जेड जो है उसका एक्सपांशन आता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड रेस टू 4 और सो ऑन, वो आगे जाते जाता है। फिर ये जो -1/6 है उसके बाद में वो टर्म्स आएंगे 1 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 क्यूब प्लस जेड रेस टू 4 अपॉन 3 रेस टू 4 माइनस और सो ऑन, ये आते रहता है। अब हम यहाँ से टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले वाले में से जब हम हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हाफ, और फिर यहाँ से माइनस हाफ 1/6 जो है -1/6, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ऑफ 1/6। फिर ये हाफ जो है ये z के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस हाफ बराबर, और ये प्लस हो जाएगा आगे क्योंकि माइनस ऑफ 1/6 और ये माइनस ऑफ 1/3 जाके प्लस होके आपको 1/18 दे देंगे। अब क्या करें, यहाँ पर हमें लिखना है जेड स्क्वायर के बारे में, जेड स्क्वायर के कोइफिशिएंट लिखने वाले। तो अब ये जो हाफ है अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा हाफ, और ये जो -1/6 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 1/6 और 3 का स्क्वायर। एक मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 इंटू 3 स्क्वायर विथ जेड स्क्वायर बराबर। अब आप आगे के जो टर्म्स है उसको देखिए कैसे आएंगे। जब ये हाफ जेड क्यूब के साथ होगा तो माइनस साइन है वहां पर, तो माइनस हाफ आएगा, और ये 6 1/6 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 3 क्यूब जेड क्यूब, फिर प्लस आपके पास आएगा, अब आएगा आपके पास 1/2 माइनस ऑफ 1/6 आ जाएगा, क्योंकि ये -1/6 जब 3⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास मिलेगा 3⁴ यहाँ पर, और फिर हो जाएगा z⁴ प्लस ऐसे ऐसे टर्म्स चलते जाएंगे। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो पहले वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2/12, 6 - 2/12 हो जाएगा आपका 4/12 यानी 1/3। जब आप सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/18 है, तो यहाँ से माइनस ऑफ 9 प्लस 1 है तो ये मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर मिलना चाहिए आपको 4/9 z। अब जब आगे वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा
यहाँ पे हमें मिलेगा 13/27 z²। फिर आगे वाला ये जो टर्म है इसे हमें मिलेगा यहाँ पर -40/81 z³। फिर जो लास्ट वाला टर्म है उसे आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 121/243 z⁴। यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये होगा 121, तो मिलेगा 121 टाइम्स z⁴ अपॉन 243, ये मिलेगा आपको। और फिर ये तो डॉट 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 चलते जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, ये जो पहला केस है इसमें मैंने आपको दोनों मेथड बताए, या तो आप समेशन से आंसर लिखे या इस तरीके से सॉल्व करके। पर अगर टर्म्स z की पावर दोनों जगह सेम है तो आपको टर्म्स को इकट्ठा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और अगर अलग अलग है तो आपको केस 2 और केस 2 में पता चल जाएगा कि कलेक्ट करना है कि नहीं, केस 4 में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम केस 2 देखते हैं। तो केस 2 लेते हैं। केस 2 है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ से दो मतलब है, दो मीनिंग। केस 2 है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ से दो मतलब है, दो मीनिंग है यहाँ पर। पहला मीनिंग है 1 इज लेस देन मॉड z एंड दूसरा मीनिंग है मॉड z इज लेस देन 3। ये तो बात बराबर हो गई। अब यहाँ पर हमें याद रखना है, जो भी चीज़ आती है उसे हमें लेस देन 1 बनाना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, लेस देन 1 बनाना है, यानी मॉड z को हमने इस तरीके से लिख दिया 1 अपॉन मॉड z लेस देन 1 एंड मॉड z बाई 3 इज लेस देन 1। ये अब हम लिख लिए हैं। अब हमारा जो इक्वेशन 3 था, बराबर, इक्वेशन 3 पार्शियल फ्रैक्शन में से क्या हमें मिला था, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 वी हैव, हमारे पास मिला है एफ ऑफ जेड इक्वल टू हाफ 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस ऑफ हाफ 1 अपॉन जेड प्लस 3। इसे हम अब कैसे लिखेंगे, अब हम लोग को जो जो चीज़ें एस्टेब्लिश करनी है, जो जो चीज़ हमने यहाँ केस में से डिराइव करी उसे हम इसमें एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो देखिए क्या करना है, मुझे 1 अपॉन मॉड जेड पहले टर्म में सेटल करना है। वो कैसे आएगा, तो मैं z को कॉमन लेता हूँ, 2 इंटू जेड। अब होगा 1 अपॉन में 1/1/z हो जाएगा। और ये जो 3 कॉमन लेना है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये पहले की तरह ही है, 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/3, बराबर।
तो अब हमारा एक्सपेंशन उसी तरीके से लगेगा जैसे हमने पहले करा था। तो अब देखिए क्या होगा, 1/2z, इसका एक्सपेंशन, क्योंकि ये मॉड z लेस देन 1 है, 1/mod z इज लेस देन 1, तो 1/mod z लेस देन 1 होने के कारण हमारा समेशन जो सीरीज का फॉर्मूला है वो पूरा लग जाएगा यहाँ पर, -1 to the power k 1/z होल रेज टू k going from 0 to infinity -1/6। और अब ये होगा समेशन -1 to the power k, और यहाँ पर z/3 होल रेज टू k गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, बराबर। तो ये हमारे टर्म्स आ गए हमारे पास जो जो हमें चाहिए थे। तो यहाँ पर आंसर समाप्त हो गया है। ज़्यादा इसे सॉल्व करने की ये कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें z डिनोमिनेटर में है और z दूसरे वाले टर्म में न्यूमरेटर में है, बराबर। तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना है यहाँ पर। फिर भी अगर हम एक बार चाहे तो इसको एक्सपांड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप है करने लायक, पर फिर भी दैट इज वन एंड द सेम। देखिए एक स्टेप जो है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि ये 1/z है यहाँ बाहर, इसे आप अंदर ले सकते हैं। ओके, समेशन के अंदर आप ले सकते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/2 समेशन -1 to the power k 1/z जो है होल टू द पावर k+1 बन जाएगा, और k गोइंग फ्रॉम 0 to infinity ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बाद में जो समेशन है वो वैसे का वैसा ही, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। समेशन -1 होल रेज टू k z/3 होल रेज टू k, ये ऐसे ही रहेगा, k गोइंग फ्रॉम 0 to infinity। अब आप इसे चाहो तो एक्सपांड कर सकते हो, वरना दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें और कोई सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपकी लॉरेंट सीरीज है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर, यहाँ से आपको नेगेटिव टर्म्स भी मिलेंगे जिसमें z के पावर नेगेटिव होंगे, या z डिनोमिनेटर में है, और ये वाले में आपको z के पॉजिटिव पावर्स मिलेंगे, बराबर। तो ये आपका पूरा लॉरेंट सीरीज है विथ एनालिटिकल पार्ट एज वेल एज विथ प्रिंसिपल पार्ट। अभी चलिए अब हम केस नंबर 3 लेते हैं। 3 इज लेस देन मॉड z। अब जब 3 इज लेस देन मॉड z बोला है, यहाँ पर भी आपको केस नंबर 1 की तरह दो मीनिंग लेने हैं। केस नंबर 1 में तो हमने एक नंबर देखा था, जैसे मॉड z इज लेस देन 1, तो मॉड z लेस देन 3 बोल दिए थे हम लोग। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 3 इज लेस देन मॉड z, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 1 इज लेस देन 3 लेस देन मॉड z, बराबर। तो अब यहाँ से दो मीनिंग हो जाएंगे कि 1 इज ऑल्सो लेस देन मॉड z। तो अब जब इसका मीनिंग है, अभी हमने दो मीनिंग निकाले, कौन से, ये वाला और ये एक। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि 1 इज लेस देन मॉड z, इसका मतलब हो जाता है हमारे पास कि 1/mod z इज लेस देन 1। और हमारा जो मेन कंडीशन दिया था कि 3 इज लेस देन मॉड z, 3 मॉड z से कम है, तो इसका मतलब होता है 3/mod z इज लेस देन 1। अब हमारा मेन फोकस यहाँ रहेगा कि f ऑफ z जो है ये 1/2 1/z+1 -1/2 z+3। यहाँ हमें किसी भी तरीके से ये दोनों टर्म एस्टेब्लिश करने हैं। कौन से दो टर्म?
1/z और 3/z। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंडीशन में से जब हमें टर्म्स मिल जाते हैं लेस देन 1, तो वो जो टर्म्स लेस देन 1 है उसे हमें उसके पार्शियल फ्रैक्शंस, जो फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन है, उस हिस्से में उन्हें एस्टेब्लिश करना है। तो अभी देखिए ये 1/z आप 3 वाले हिस्से में नहीं डालेंगे, आप इसे 1/z+1 में ही एस्टेब्लिश करेंगे। फिर ये 3/z जो है इसे आप बिना मॉड के 3/z हो जाएगा, तो इसे आपको ये सेकेंड पार्ट में ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो अब हमें ये जो पहला हिस्सा है उसमें 1/z को एस्टेब्लिश करना है और 3/z को दूसरे हिस्से में। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों जगह से z कॉमन ले लेंगे। तो जब हम z कॉमन लेंगे हमें मिलेगा 1/2z और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस z और दूसरे हिस्से में हो जाएगा 1/2z और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस 3z। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो पहला हिस्सा है उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो उसका आंसर जो ऊपर है वही लिखेंगे। हमने लिख दिया है उसे ऑलरेडी, 1/2 समेशन -1 to the power k 1/z to the power k+1, k going from 0 to infinity, ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दूसरे हिस्से में क्या करेंगे कि दूसरे हिस्से में जो टर्म है वो है -1/2z और यहाँ आएगा समेशन -1 to the power k 3/z whole raised to k, k going from 0 to infinity। अब जब इस तरीके से आ गया है तो वापस हमें देखना पड़ेगा कि टर्म कॉमन आ रहे हैं क्या। तो हम देख सकते हैं कि टर्म बिल्कुल कॉमन हो रहे हैं, तो हमें उन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब टर्म कॉमन आते हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो अभी देखिए जैसे हमने केस 1 में उन्हें एक साथ करे थे, तो इसमें भी हम उन्हें एक साथ ले लेते हैं। तो लाइक टर्म्स हम एक साथ लेते हैं, तो देखिए कैसे होगा ये। अब होगा ये जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड जो है अब यहाँ पे होगा समेशन -1 to the power k/2, फिर एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए k गोइंग फ्रॉम 0 to infinity करके, तो -1 to the power k/2, फिर यहाँ आएगा -1 to the power k 3 raised to k/2, ब्रैकेट करने के बाद आ जाएगा आपके पास 1/z होल रेज टू k+1। ये कैसे आया, देखिए ये जो 1/z है यहाँ पर वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z की पावर बढ़ जाएगी, 3 की पावर नहीं बढ़ेगी। 3 तो 3 रेज टू k ही है, पर z की पावर बढ़ जाएगी तो z टू द पावर k+1 हो जाएगा, बराबर। और वहां पर कोई और दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये ध्यान रखना है। तो ये जब z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में है ना z, तो z की पावर बढ़ जाएगी और 3 की पावर तो k ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर लॉरेंट सीरीज का मिल गया है आपको केस नंबर 3 के लिए। अब हम केस नंबर 4 पे जाते हैं। केस नंबर 4 क्या करना है देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हमने ये जो पहले 3 केस है उन तीनों केस में हमारा जो मॉड ऑफ जेड है वो सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन था। अभी यहाँ पर सेंटर्ड अबाउट -1 दिया है, तो देखिए कैसे करना है। तो पहले तो हम केस लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसमें से हम क्या समझते हैं वो देखिए।
यहाँ से हमें पता चलता है कि 0 लेस देन मॉड z प्लस 1 लेस देन 2 बोला है। इसका मतलब होता है कि 0 से लेस देन तो हम मॉड को नहीं ले जा सकते, क्योंकि मॉड रेडियस होती है। ओके, तो वो उसे रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 0 से कम तो नहीं हो सकती। यानी हमें जो भी करना है वो 2 के साथ ही हम देख सकते हैं। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 जो है वो 2 से कम है। इसका मतलब आपको वो लेस देन 2 का है, इसका मतलब वो लेस देन 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए दोनों तरफ। याद रखिए, कुछ भी जो भी दिया है उसे लेस देन 1 बनाइए, कभी भी उसे लेस देन 1 बनाइए। अब जो भी टर्म लेस देन 1 बन गया है उसे बिना मॉड के पार्शियल फ्रैक्शन में किसी भी तरह से एस्टेब्लिश कर दीजिए। तो थोड़ा किसी भी तरह से मेरा मतलब है कि हमें मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है तब। ओके, तो एफ ऑफ जेड देखिए, तो अब हमारा एफ ऑफ जेड क्या था, मैं इसे ऑरेंज में लिखता हूँ पूरा, तो आपको पता चलेगा। ये जो एफ ऑफ जेड है हमारा 1/2 1/z+1 माइनस 1/2 1/z+3। अब ये जो टर्म है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले z+1 को एस्टेब्लिश कर दीजिए। तो पहले वाले टर्म में तो z+1 है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, 1/z+1। अब ये जो दूसरा टर्म है उधर z+1 लाना पड़ेगा। तो वो z+1 कैसे आ सकता है, ये आ गया z+1+2, बराबर। ये 3 को हम 1+2 लिख सकते हैं और z+1 को हम कलेक्ट कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में डाल दिए। अब हमें लाना है z+1/2। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकेंड टर्म है उसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। पहले वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं आई, z+1 ही है और वो z+1 लेस देन 2 है, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो दूसरा टर्म है इसे आप देखिए वो कैसे करना है इसको। तो 1/2, ये 1/z+1 रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ कॉमन लेके जब हम करेंगे, कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, z+1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2+1। अब इसका ये जो z+1 डिवाइडेड बाई 2 जो लिखे हैं, इसको आप पूरा एक हिस्सा मान लीजिए, पूरा एक टुकड़ा है वो, उसे आप z की तरह ट्रीट ना करें। z+1/2 एक पूरा हिस्सा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 1/z+1, इसको चेंज करके मैंने ऐसे लिख देना, 1 जो 1 है z+1/2, बराबर। अब ये जो 1/z+1 माइनस 1/4, अभी इसका जो एक्सपेंशन है वो है समेशन -1 होल रेज टू के z+1/2 होल टू द पावर k गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इस तरीके से है। अभी ये कैसे हुआ, आपको ध्यान रखना है कि ये z+1/2 जो है एक पूरा एक नया वेरिएबल उसे आप मान के चले, क्योंकि हमने क्या बोला था, कोई भी चीज लेस देन 1 हो जाती है तो उसके 2 एक्सपेंशन लग सकते हैं, और उसका अगर फॉर्मेट आता है 1/1 प्लस z का या 1/1 माइनस z का। तो इन दोनों के जो 2 एक्सपेंशन है उनकी दोनों की कंडीशन है
मॉड z शुड बी लेस देन 1। तो हमने क्या करा, z+1/2 का जो मॉड है वो लेस देन 1 बना दिया, और फॉर्मेट भी यही आ गया, तो इसलिए ये एक्सपेंशन लग सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ जो पहला टर्म है 1/z+1, वहाँ एक्सपेंशन क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो z+1 है वो एक पूरा टुकड़ा है। तो 1/z+1 ये पूरा टुकड़ा होने के कारण, मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग 1/2 और 1/m। अगर z+1 को मैं m डाल दूं तो m का कोई एक्सपेंशन है? 1/m का एक्सपेंशन हमारे पास तो 1/m का कोई एक्सपेंशन नहीं है। हमारे पास एक्सपेंशन किसका है? 1/1 + m या 1 - m का एक्सपेंशन है। ये रहा ना, इस तरीके का एक्सपेंशन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में वो ऐसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेंशन पर दिखाई देती हैं, पर उसका मीनिंग भी ध्यान रखें। शिफ्टेड सर्कल में ये ध्यान रखना है कि z+1 आया है यहाँ पर, और z+1 की कंडीशन भी दी गई है, पर हमें उसे पूरा एक टुकड़े की तरह ट्रीट करना है। फुल वन चंक यू हैव टू ट्रीट इट, यू कांट ट्रीट इट इंडिविजुअल टर्म्स। ओके, तो ध्यान रखिए। और यही एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो लेक्चर में जब पार्ट ए और पार्ट बी करके सिखाया था, उसमें मैंने वेरिएबल को नाम दिया था, z+1 = m या z-1 = m। ऐसे हम नाम दे सकते। ये वाला क्वेश्चन मैंने बिना नाम दिए सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो फोर्थ केस है, मैंने उसमें कोई रीलेबलिंग नहीं करी है, क्योंकि वो एक टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये हिंदी में मेरा पहला वीडियो लेक्चर है मेरे पूरे चैनल पे, तो आपको ये पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो वीडियो, क्योंकि 4 केस एक्सप्लेन करने थे आपको। तो मैं आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये समझ में आया है, तो आप प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी लोगों से ये वीडियो शेयर करें जिन्हें इस वीडियो से मदद मिल सकती है और उन्हें ये टॉपिक एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।